नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी कुछ सबसे बड़ी जो चुनौतियां होती हैं, उनका हल एक जाने पहचाने से पैटर्न पर ही निकलता है? आज हम इसी सफर को समझेंगे कि कैसे एक समस्या से समाधान तक पहुंचा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सोचिए, 2040 तक, मतलब आज से कुछ ही साल बाद, दुनिया के 70% बड़े शहरों में पानी का गंभीर संकट हो सकता है। ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। एक कम्युनिटी लीडर ने बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, नल इसलिए नहीं सूखता कि कुआं खाली है, बल्कि इसलिए कि हम पानी बांटना भूल गए हैं। मतलब ये साफ है कि समस्या जितनी पानी की कमी की है, उतनी ही हमारे मैनेजमेंट और हमारी सोच की भी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या, इसकी जड़ क्या है और हमें असल में किस चुनौती से निपटना है। तो प्रॉब्लम की जड़ ये है कि शहरों में पानी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे जो पुराने सेंट्रलाइज्ड सप्लाई सिस्टम है, वो अब इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है, मांग सप्लाई पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। और इसका असर वो तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देख ही रहे हैं। बार बार पानी की कटौती होती है। जमीन के नीचे पानी का लेवल खतरनाक तरीके से गिरता जा रहा है। पानी को साफ करने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है और पानी को लेकर राज्यों के बीच झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। चलिए जरा इसकी जड़ों को समझते हैं। जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1960s के दशक से, जब शहर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। फिर 80 के दशक में हमारा पूरा फोकस बड़े बड़े बांध बनाने पर था। 2000 आते आते क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा। बारिश का कोई पैटर्न नहीं रहा। और अब 2020 के दशक में हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पानी की मांग अपने चरम पर है और हमारा पुराना सिस्टम जवाब दे चुका है। तो इन सब के पीछे असल वजह क्या है। देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, जिससे ढेर सारा पानी लीक होकर बर्बाद हो जाता है। हम घरों में और इंडस्ट्रीज में दोनों जगह पानी को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पानी के नेचुरल सोर्स हैं, वो भी प्रदूषित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समस्या से निपटने के लिए नई सोच और नई नीतियों की बहुत कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है। अब बात करते हैं आगे के रास्ते की, एक नए समाधान की। अब यहां से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आइडिया यह है कि पानी के नए नए सोर्स खोजने की जगह क्या हो अगर हम उसी पानी को बार बार इस्तेमाल कर पाएं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ये काम कैसे करता है, असल में ये होता कैसे है। इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, बिल्डिंग्स या मोहल्लों में ही छोटे लोकल ट्रीटमेंट यूनिट्स लगाओ। दूसरा, ग्रे वाटर मतलब सिंक और शावर से निकलने वाला पानी, उसे वहीं इकट्ठा करके साफ करो। तीसरा, उस साफ किए हुए पानी को टॉयलेट फ्लश करने या बाग बगीचों में इस्तेमाल करो। और चौथा, पानी की क्वालिटी पर लगातार रियल टाइम में नजर रखो। बस एक सेल्फ सफिशिएंट साइकिल बन गया। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराना तरीका क्या था? एक बहुत बड़ा सेंट्रल प्लांट, वहां से लंबी लंबी पाइपलाइनें और पानी का सिर्फ एक बार इस्तेमाल। और नया तरीका क्या कहता है? लोकल ट्रीटमेंट, पानी का एक छोटा लूप और हर बूंद का कई बार इस्तेमाल। तो इस सब का मतलब क्या है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये समाधान हमारे आने वाले कल के लिए क्या मायने रख सकता है। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। देखिए, पुराने सिस्टम में लंबी पाइपलाइनों में लीकेज की वजह से लगभग 40% तक पानी बर्बाद हो जाता है। और इस नए लोकल सिस्टम से ये बर्बादी 10% से भी कम हो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। इतना पानी जो हमारे शहरों की तस्वीर बदल सकता है। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ ये है कि असली वाटर सिक्योरिटी और ज्यादा पानी खोजने में नहीं है, बल्कि जो पानी हमारे पास है उसे स्मार्ट तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करने में है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम बिल्डिंग्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट वाटर सिस्टम बना सकते हैं, तो हमारे शहरों के और कौन से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हैं, जैसे कि एनर्जी या वेस्ट मैनेजमेंट, जो इसी तरह की एक लोकल क्रांति के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई बहुत ही मुश्किल सा लेख या कोई रिसर्च रिपोर्ट इतनी मजेदार और आसानी से समझ में आने वाली कहानी कैसे बन जाती है?
आज ना हम इसी पूरी प्रक्रिया के राज खोलने वाले हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? मतलब इतनी सारी भारी भरकम जानकारी को इतना आसान और दिलचस्प कैसे बनाया जाए कि हर कोई उसे समझ पाए? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी कदम से, और वो है कहानी को ढूंढ निकालना। आप समझिए कि हर जानकारी के दिल में ना एक कहानी छिपी होती है। इन सारे तथ्यों और आंकड़ों के पीछे हमेशा एक कहानी होती है, और हमारा काम बस यही है कि उसे खोजें और सबके सामने ले आएं। तो आज हम इन 4 जरूरी कदमों पर बात करेंगे जो किसी भी आइडिया को एक अच्छी कहानी में बदल देते हैं। सबसे पहले संरचना चुनना, फिर खंड बनाना, उसके बाद अनुक्रमण की कला और आखिर में एजेंडा का सवाल। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, संरचना चुनना। ये समझिए किसी भी कहानी की नींव है, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास जो असल जानकारी है वो है किस तरह की। अच्छा, यहाँ कुछ अलग अलग तरह की संरचनाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी समस्या और उसके हल के बारे में बता रहे हैं, तो आप वो वाला ढांचा चुनेंगे। या फिर अगर कोई ऐतिहासिक घटना है, तो जाहिर है उसे समय के क्रम में बताना ही सबसे ज़्यादा असरदार होगा। कहने का मतलब ये है कि हर कहानी के लिए एक सही ढांचा होता ही है। और ये जो तुलना है ना, ये इस बात को और भी साफ कर देती है। अगर कहानी सीधी सादी है, मतलब शुरू से आखिर तक, तो समय के हिसाब से चलना यानी कालानुक्रमिक सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई उलझा हुआ विषय है जिसके कई पहलू हैं, तो उसे अलग अलग विषयों में बांटकर समझाना यानी विषयगत ज्यादा बेहतर रहता है। तो असल में लक्ष्य सिर्फ जानकारी पहुंचाना नहीं है, बल्कि देखने वालों के लिए एक ऐसा सफर तैयार करना है जो उन्हें हमेशा याद रहे। और एक सही संरचना ही वो चीज है जो इस सफर को यादगार और आसान बना देती है। चलिए, अब आते हैं दूसरे कदम पर, खंड बनाना। पता है ये कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे आप एक लंबे सफर पर मील के पत्थर लगा रहे हों, ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें पता हो कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे क्या आने वाला है, ताकि वो कहीं भटक ना जाएं। और इसकी प्रक्रिया ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कहानी के जो मुख्य पिलर्स हैं, जो मेन थीम्स हैं, उन्हें पहचानिए। फिर उन्हें छोटे और एकदम साफ सुथरे टाइटल दीजिए, और बस आखिर में उन्हें एक लॉजिकल क्रम में लगा दीजिए ताकि कहानी अपने आप आगे बढ़ती हुई लगे। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए रिमोट वर्क का उदय पर बात हो रही है, तो कहानी को इन खंडों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, हर टाइटल अपने आप में एक छोटा सा वादा है। ये देखने वालों को बताता है कि अगले हिस्से में उन्हें क्या मिलने वाला है। अब आता है हमारा तीसरा और सच कहूं तो बहुत ही मजेदार कदम, अनुक्रमण की कला। ये सिर्फ स्लाइड्स को एक के बाद एक लगा देना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी लय, एक ऐसा फ्लो बनाने के बारे में है जो देखने वालों को शुरू से आखिर तक कहानी से बांधे रखे। हमारी एक बहुत ही पसंदीदा तकनीक है जिसे हम कहते हैं बिग रिवील। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कहानी में कोई बड़ा खुलासा करना हो या किसी ऐसी जरूरी बात पर जोर देना हो जो लोगों को एकदम से चौंका दे। ये 3 आसान से स्टेप्स में काम करता है। देखिए, पहले एक सवाल पूछकर लोगों में उत्सुकता जगाइए। फिर एक हैरान करने वाला फैक्ट या कोई आंकड़ा सामने रखिए जिससे उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ आ जाए। और आखिर में समझाइए कि उस फैक्ट के पीछे की वजह क्या है, वो क्यों क्या है। यकीन मानिए, ये तकनीक बहुत असरदार है। एक और बहुत काम की तकनीक है प्रोसेस सीक्वेंस। ये तब बहुत काम आती है जब आपको ये समझाना हो कि भाई कोई चीज़ काम कैसे करती है, या फिर कोई घटना वक्त के साथ कैसे बदली है। इसका तरीका भी बिल्कुल सीधा है। पहले जो मूल आइडिया या परिभाषा है वो समझा दीजिए, और फिर दिखाइए कि वो असल में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है या कैसे आगे बढ़ा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही स्ट्रैटेजिक कदम पर, एजेंडा का सवाल। मतलब क्या कहानी की शुरुआत में ही ये बता देना चाहिए कि आगे क्या क्या होने वाला है? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला है। देखिए, इसका फैसला इस बात पर होता है कि आपका टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर टॉपिक बहुत उलझा हुआ है, जिसके कई हिस्से हैं, तो एक एजेंडा एक रोड मैप की तरह काम करता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर कहानी बिल्कुल सीधी है, तो फिर एक जबरदस्त हुक लोगों को सीधे कहानी के रोमांच में खींच सकता है। तो असली कला इसी बात में है कि कब एक रोड मैप देना है और कब लोगों को सीधे कहानी के एक्शन में उतार देना है। हर कहानी की अपनी एक अलग डिमांड होती है, और बस इसी बैलेंस को साधना सबसे जरूरी है।
तो इन सारे कदमों को जब हम मिलाते हैं ना, तो हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं रह जाता। हमारा मकसद होता है एक ऐसा अनुभव तैयार करना जो देखने वालों के जहन में बस जाए, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। और आखिर में इस तरीके से काम करने का नतीजा क्या होता है? उलझी हुई चीजें साफ हो जाती हैं, कहानी बिल्कुल फोकस्ड हो जाती है, लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है और उनके लिए एक यादगार और दमदार विश्लेषण तैयार होता है। तो अब सवाल यह है कि अगले दस्तावेज में कौन सी कहानी छिपी है? जरा सोचिए, वो कौन सी कहानी है जो एक नए और दिलचस्प अंदाज में दुनिया के सामने आ सकती है? कैसा हो अगर किसी टीम के सबसे बेहतरीन आइडियाज सिर्फ एक दिन में कागज पर उतर आएं? आज हम डिजाइन स्प्रिंट वीक के मंगलवार के जादू को समझेंगे, जहां प्रेरणा एकदम ठोस समाधानों में बदल जाती है। चलिए इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स देखी है ना, जहां या तो सबसे ऊंची आवाज वाले की चलती है या फिर सब एक ही जैसा सोचने लगते हैं, और टीम के जो शांत सदस्य होते हैं उनके शानदार आइडियाज मन में ही दबे रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है? एक ऐसा तरीका जो हर किसी को अपना बेस्ट देने का मौका दे। और यहीं पर एंट्री होती है मंगलवार की। सोमवार को प्रॉब्लम को गहराई से समझने और एक बड़ा लक्ष्य तय करने के बाद मंगलवार पूरी तरह से इस बात पर फोकस करता है कि उस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए। ये कैसे करें का दिन है। तो मंडे की चुनौती के बाद ट्यूसडे का मिशन है ठोस समाधानों के साथ आना। और जब हम समाधान कहते हैं तो हमारा मतलब हवाई बातों से नहीं है, बल्कि ऐसे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट से है जिन्हें असल में देखा जा सके और जिन पर बात की जा सके। इस दिन की खूबसूरती इसके स्ट्रक्चर में है। सुबह का वक्त है दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज से प्रेरणा चुराने का, और फिर दोपहर में हम उसी प्रेरणा का इस्तेमाल करके अपने खुद के अनोखे समाधान बनाते हैं। तो चलिए सुबह के मूल मंत्र से शुरू करते हैं। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो इनोवेशन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सब कुछ रीमिक्स करने के बारे में है, शुरू से पहिया बनाने के बारे में नहीं। देखिए, सच तो ये है कि कोई भी ब्रिलियंट आइडिया हवा से नहीं टपकता। सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त इनोवेशंस असल में पहले से मौजूद आइडियाज का ही एक स्मार्ट मिक्स होते हैं, जिन्हें एक नई प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक साथ लाया जाता है। मतलब मौजूदा हिस्सों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाना। और ये एग्जाम्पल तो वाओ, एकदम परफेक्ट है। मेलिटा बेंज ने कुछ बिल्कुल नया इन्वेंट नहीं किया था। उन्होंने बस दो अलग अलग पहले से मौजूद चीजें ली, एक सोखने वाला कागज और एक बर्तन, और उन्हें मिला दिया एक आम समस्या को हल करने के लिए, जो थी किरकिरी कॉफी। और बूम, मॉडर्न कॉफी फिल्टर तैयार था। यही है रीमिक्स और सुधार की असली पावर। तो सवाल ये है कि ये प्रेरणा मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है एक सुपर फास्ट मेथड में, जिसे कहते हैं लाइटनिंग डेमो। टीम का हर सदस्य किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाता है जो उसे दिलचस्प लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये आपकी इंडस्ट्री के बाहर का भी हो सकता है। इनफैक्ट बाहर देखना तो और भी बेहतर है। इससे दिमाग के सारे दरवाजे नई संभावनाओं के लिए खुल जाते हैं। और सुबह खत्म होते होते व्हाइट बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। इसे एक तरह का आइडियाज का बुफे समझिए। अलग अलग हिस्से, समाधान के टुकड़े और प्रेरणा के पल। ये कोई फाइनल प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दोपहर में कुछ कमाल का बनाने के लिए कच्चा माल है। तो प्रेरणा के इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक ठोस समाधान में बदला कैसे जाए? बस यहीं से दोपहर का काम शुरू होता है। हम इस सारी प्रेरणा को लेते हैं और स्केचिंग शुरू कर देते हैं। ये वो मोमेंट है जहां आइडियाज कागज पर असल रूप लेना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उस एक डर की बात कर लेते हैं जो लगभग हर किसी के मन में आता है। हर टीम में कोई ना कोई होता है जो मन ही मन सोच रहा होता है, अरे यार, मुझसे तो ड्राइंग नहीं होती। तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई आर्ट कंपटीशन नहीं है। स्केचिंग तो बस आइडियाज को ठोस बनाने का एक जरिया है। जब कोई आइडिया सिर्फ दिमाग में होता है ना, तो वो धुएं जैसा होता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही उसे स्केच किया जाता है, भले ही वो बस कुछ डब्बे और लकीरें ही क्यों ना हो, वो असल बन जाता है। हर कोई उसे देख सकता है, उस पर बात कर सकता है और उसे सही से समझ सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ अंदाजे से नहीं करना है। विचारों को कागज पर उतारने के लिए एक बहुत ही खास टाइम पर आधारित प्रोसेस है, जो ये पक्का करता है कि सभी को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिले।
ये 4 कदमों वाली विधि सारे नोट्स, नक्शे और प्रेरणा को लेकर उन्हें एक सोचे समझे समाधान में बदलने में मदद करती है। चलिए, एक-एक करके हर कदम को समझते हैं। देखिए, हर कदम का एक बहुत ज़रूरी मकसद है। शुरुआत होती है 20 मिनट तक बिल्कुल शांति से सारी जानकारी को रिव्यू करने से, ताकि सब लोग एक ही पेज पर आ जाएं। फिर बिना किसी दबाव के रफ आइडियाज़ बनाए जाते हैं। और फिर आता है क्रेजी 8s, एक सुपर फास्ट एक्सरसाइज जो आपको अपने पहले आइडिया से आगे धकेलती है। और आखिर में बनता है एक डिटेल्ड, अपने आप में स्पष्ट समाधान स्केच। ये जो क्रेजी 8s वाला स्टेप है ना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये क्रेजीली पावरफुल है। एक कागज को 8 हिस्सों में मोड़ा जाता है और फिर मिलते हैं 8 मिनट, मतलब हर हिस्से के लिए बस 1 मिनट, अपने आइडिया के 8 अलग-अलग वेरिएशंस को स्केच करने के लिए। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने पहले सबसे ऑब्वियस आइडिया पर ही ना अटकें, बल्कि असली क्रिएटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। तो इस पूरी प्रोसेस के आखिर में टीम के हर सदस्य के पास एक पूरी तरह से तैयार समाधान स्केच होता है। लेकिन सवाल ये है कि एक अच्छे स्केच को एक ग्रेट स्केच क्या बनाता है? इसके कुछ सिंपल से नियम हैं। पहला, स्केच को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब उसे समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, इसे गुमनाम रखना है ताकि टीम आइडिया को जज करे, बनाने वाले को नहीं। तीसरा, याद रखिए, आइडिया जरूरी है, आर्टिस्ट्री नहीं। चौथा, शब्द मायने रखते हैं, अपने स्केच पर लिखिए। और आखिर में उसे एक कैची टाइटल दीजिए। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये है द माइंड रीडर स्केच ब्लू बॉटल कॉफी के एस्पिरेंट से। जरा देखिए ये कितना सिंपल है, बस कुछ बॉक्सेस, एरोज और टेक्स्ट। कोई मास्टरपीस नहीं है ये, पर ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताता है कि एक कस्टमर अपनी परफेक्ट कॉफी कैसे ढूंढेगा। सब कुछ क्लैरिटी के बारे में है। और यहीं पर इसकी असली पावर दिखती है। यह जो रफ भद्दा सा स्केच है ना, इसी से डायरेक्ट बना वो रियलिस्टिक प्रोटोटाइप। और जानते हैं क्या हुआ? वो प्रोटोटाइप हफ्ते के आखिर में कस्टमर्स के साथ टेस्टिंग में सुपरहिट रहा। तो एक बार फिर आइडिया जीता, आर्ट नहीं। और सबसे अच्छी बात तो अभी बाकी है। ये स्केच उस इंसान ने बनाया था जिसने खुद को द मैन हु कुडंट ड्रॉ का टैग दिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये प्रोसेस हर किसी के लिए है। आर्टिस्टिक स्किल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसका नाम है द हेनरी फोर्ड। इसमें भी वही नियम फॉलो हो रहे हैं जिनकी हमने बात की थी। एक सिंपल 3 पैनल स्टोरी बोर्ड के जरिए एक कहानी बताई जा रही है कि एक कस्टमर इस सोल्यूशन के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सोचा समझा। तो मंगलवार का सार बस इतना है, एक सही प्रोसेस के साथ कोई भी, आई रिपीट, कोई भी एक धुंधली सी प्रेरणा को एक ठोस, टेस्ट करने लायक समाधान में बदल सकता है। तो मैं इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे हल करने की शुरुआत सिर्फ एक कागज के टुकड़े से की जा सकती है? नमस्कार। आज का हमारा ये विश्लेषण थोड़ा कह सकते हैं अलग होने वाला है। देखिए, हर विश्लेषण की बुनियाद होती है ठोस जानकारी, जिससे एक कहानी बनती है। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर कहानी का पहला पन्ना ही कोरा हो? आज हम इसी अजीब सी सिचुएशन को समझने वाले हैं कि कैसे एक सोर्स के बिना जानकारी का पूरा सफर शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब बनता कैसे है। हमारी जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो एक बीज से शुरू होती है, और वो बीज है सोर्स। अब ये कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई आर्टिकल, या फिर ढेर सारा डेटा। हमारा काम बस इतना है कि उस बीज को लेकर एक ऐसी कहानी तैयार करें जो ना सिर्फ आसानी से समझ आए, बल्कि इन स्लाइड्स के जरिए हमेशा के लिए याद भी रह जाए। प्रोसेस वैसे तो बहुत सीधा साधा है। एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसका विश्लेषण होता है, फिर स्क्रिप्ट और स्लाइड्स बनती हैं, और आखिर में ये सब आप तक पहुंचता है। लेकिन आज इस चेन की सबसे पहली कड़ी, वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वही गायब है। वो मौजूद ही नहीं है, और जाहिर है इसलिए पूरी की पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई है। तो असल में हुआ यह है कि जिस दस्तावेज पर आज बात होनी थी, SPT4 PDF, वो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास ना तो कोई कहानी है, ना कोई ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और ना ही कोई ऐसा हुक है जिससे बात को शुरू किया जा सके। सोर्स के बिना वो जानकारी दे पाना नामुमकिन है जिसकी उम्मीद सभी को होती है। ये जो लाइन है ना, ये हमारे काम का सार है, उसका निचोड़। हमारा लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बना देना नहीं है,
बल्कि सोर्स के अंदर से कहानी को, उसके दिलचस्प हिस्सों को खींचकर बाहर निकालना है। हर छोटी बड़ी डिटेल कहानी में जान डालती है, और अगर वो कच्चा माल ही ना हो तो फिर एक यादगार अनुभव बनाना मुमकिन नहीं है। तो अब आगे क्या? देखिए, अभी तो गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन ये वादा रहा, जैसे ही हमें spot4.pdf का पूरा कंटेंट मिलता है, हम इस गाड़ी को फिर से दौड़ाएंगे और उसी क्वालिटी और गहराई वाले विश्लेषण के साथ वापस लौटेंगे जिसकी आप हमेशा उम्मीद करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। किसी बड़े आइडिया को टेस्ट करने के लिए महीनों या सालों का इंतजार क्यों करना, जब ये काम सिर्फ कुछ घंटों में हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे फेक इट अप अप्रोच कहते हैं, जो हमें बहुत तेजी से सीखने में मदद करती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन ये एक लाइन प्रोटोटाइपिंग के पूरे सार को समझा देती है। देखिए, इसका मकसद कोई पूरी तरह से काम करने वाला प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि असलियत का एक ऐसा भ्रम पैदा करना है जिस पर लोग यकीन कर सकें। जरा किसी पुरानी हॉलीवुड वेस्टर्न मूवी के सेट के बारे में सोचिए। वो सलून, जनरल स्टोर, लकड़ी के बने रास्ते, सब कुछ एकदम असली लगता है। पर जैसे ही कैमरा घूमता है, पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक फसाद, एक मुखौटा है जिसके पीछे कुछ भी नहीं। प्रोटोटाइपिंग का लक्ष्य भी ठीक यही है, एक ऐसा मुखौटा तैयार करना जो इतना असली लगे कि लोग उस पर अपनी सच्ची, बिना सोची समझी प्रतिक्रिया दें। तो इस हॉलीवुड वाली कहानी का हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? अरे भाई, सब कुछ। यही फिलॉसफी हमें महीनों तक कुछ बनाने के बजाय सिर्फ एक दिन में अपने आइडिया को टेस्ट करने का मौका देती है। चलिए इन दो ग्राफ्स पर नजर डालते हैं। बाईं तरफ, जब हम कोई असली चीज बनाते हैं तो प्रोग्रेस धीरे धीरे वक्त के साथ होती है। 90% असलियत तक पहुंचने में शायद 90 दिन लग जाए, लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक मुखौटे के साथ आप लगभग फौरन ही 90% असलियत तक पहुंच जाते हैं। यही तो है तेजी से सीखने की चाबी। और पता है, इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा भी है। जब हम किसी चीज पर सिर्फ एक दिन लगाते हैं तो हमारा उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। हम फीडबैक सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन 3 महीने बाद हम अपने आइडिया को लेकर इतने पक्के हो जाते हैं कि कोई भी आलोचना हमें पर्सनल अटैक लगती है। तो इस जादू को करने के लिए एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। चलिए उन 4 जरूरी नियमों को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। पहला, ये मानना कि किसी भी चीज का प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है। दूसरा, ये याद रखना कि प्रोटोटाइप्स डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब उन्हें फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा, बस उतना ही बनाइए जितना सीखने के लिए जरूरी हो, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। और सबसे जरूरी चौथा, प्रोटोटाइप को बिल्कुल असली दिखना चाहिए। तो ये असलियत इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज नकली लगती है तो लोग फीडबैक मोड में चले जाते हैं और सुझाव देने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि ये असली है तो वे स्वाभाविक रूप से रिएक्ट करते हैं, और वही बिना फिल्टर वाली प्रतिक्रियाएं सोने के बराबर होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक दिन के अंदर अंदर प्रोटोटाइप की क्वालिटी का वो सही लेवल कैसे ढूंढा जाए। इसे ही गोल्डीलॉक्स क्वालिटी कहते हैं। इस स्लाइड में जो ग्राफ है ना, वो बड़ा मजेदार है। ये 3 जोन दिखाता है। अगर क्वालिटी बहुत कम है तो ये पर्याप्त असली नहीं है और कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर क्वालिटी बहुत ज्यादा है तो ये समय की बर्बादी है। हमें तो वो बीच की मीठी जगह चाहिए जो बस सही हो, मतलब इतनी असली कि लोग यकीन कर लें, लेकिन इतनी भी परफेक्ट नहीं कि हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाए। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा प्रैक्टिस में आते हैं और देखते हैं कि असली कंपनियों ने इस तरीके का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में कितनी कामयाबी से किया है। फिटस्टार के सामने एक चैलेंज था कि वो कैसे समझाएं कि उनका ऐप सिर्फ एक वर्कआउट वीडियो नहीं बल्कि एक पर्सनल ट्रेनर है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 7 घंटों में कीनोट का इस्तेमाल करके एक नकली ऐप बना दिया। ये बिल्कुल ऐप जैसा दिखता था, वीडियो चलाता था और ग्राहकों को ऐसा महसूस कराता था जैसे वो एक असली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, ये तरीका सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है। सेवयोग जानना चाहता था कि लोग उनके होटल डिलीवरी रोबोट पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अब एक दिन में काम करने वाला रोबोट बनाना तो नामुमकिन था, तो उन्होंने एक गेम कंट्रोलर, एक आईपैड और कुछ साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके एक मौजूदा रोबोट को दूर से कंट्रोल किया, और इस तरह उन्होंने एक फिजिकल इंटरैक्शन का सफलतापूर्वक प्रोटोटाइप बना लिया। क्या किसी सर्विस या फिजिकल स्पेस का प्रोटोटाइप बन सकता है? बिल्कुल। वन मेडिकल ग्रुप ने अपने एक क्लिनिक को एक शाम के लिए बच्चों के हिसाब से एक बढ़िया जगह में बदल दिया।
उन्होंने खिलौनों, स्नैक्स और यहाँ तक कि एक्टर्स का भी इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि परिवारों के लिए वो क्लिनिक कैसा महसूस होगा। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, कुछ ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाए। एक दिन में प्रोटोटाइप बनाने के प्रोसेस को हम इन 4 मेन स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले सही टूल्स चुनिए। दूसरा, टीम में काम को बांट लीजिए। तीसरा, सारे हिस्सों को एक साथ जोड़िए। और आखिर में एक ट्रायल रन जरूर कीजिए ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। अब जो काम को बांटने वाला स्टेप है ना, उसमें हर किसी का रोल एकदम क्लियर होना चाहिए। मेकर्स प्रोटोटाइप के अलग अलग हिस्से बनाते हैं, स्टिचर उन हिस्सों को एक साथ जोड़ता है, राइटर ऐसा टेक्स्ट लिखता है जो असली लगे, एसेट कलेक्टर तस्वीरें और आइकन्स ढूंढता है, और इंटरव्यूअर शुक्रवार के टेस्ट की तैयारी करता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि प्रोटोटाइप का मकसद कोई हमेशा चलने वाली चीज़ बनाना नहीं है। इसका एक ही मकसद है, सीखना। ये एक ऐसा भ्रम पैदा करने के बारे में है जो हमें वो सच्ची अनमोल प्रतिक्रियाएं दिलाएं जो हमें वरना कभी नहीं मिल पाती। तो अब सोचने की बारी है, ऐसा कौन सा बड़ा जबरदस्त आइडिया है जिसे टेस्ट करने के लिए महीनों से इंतजार किया जा रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि उसे एक दिन में फेक किया जाए और देखा जाए कि असल में होता क्या है। नमस्कार। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आखिर ये विश्लेषण बनते कैसे हैं, कैसे किसी भी जानकारी को एक दिलचस्प कहानी में ढाला जाता है। हर विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है, भाई इतनी सारी जानकारी को एक ऐसी कहानी में कैसे बदला जाए जो न सिर्फ समझ आए बल्कि याद भी रह जाए। ये सिर्फ तथ्यों को एक के बाद एक रख देना नहीं है, बल्कि उन्हें आपस में बुनकर एक कहानी बनाना है। हमारी पूरी प्रक्रिया की जो नींव है वो है स्रोत सामग्री, मतलब वो सोर्स मटेरियल। यही वो एक चीज़ है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। इसके बिना कोई कहानी है ही नहीं। और बस यहीं पर आज की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। मतलब जिस फाइल का हमें आज विश्लेषण करना था वो तो एकदम खाली है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा नहीं। तो सवाल ये है कि बिना कुछ हुए कहानी बनाई कैसे जाए। तो आज हम उसी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो इस खाली दस्तावेज की वजह से रुकी हुई है। देखेंगे कि कहानी को कैसे खोजा जाता है, उसे विजुअलाइज कैसे करते हैं, और हाँ, उस एक सबसे ज़रूरी चीज़ की भी बात करेंगे जो अभी हमारे पास है ही नहीं। तो पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है कहानी ढूंढना हर सोर्स मटेरियल के अंदर। चाहे वो कितना भी सूखा और बोरिंग क्यों न लगे, एक कहानी छिपी होती है जो बस बाहर आने का इंतज़ार कर रही होती है। और ये सब शुरू होता है एक नैरेटिव स्ट्रक्चर से। इसे विश्लेषण की रीढ़ की हड्डी समझिए। यही वो ढांचा है जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को लेता है और उसे इतना आसान बना देता है कि कोई भी उसे फॉलो कर सके। अब सोर्स मटेरियल कैसा है, उस हिसाब से हम कई अलग अलग स्ट्रक्चर चुन सकते हैं। अगर किसी समस्या की बात हो रही है तो हम प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला तरीका अपनाते हैं। अगर घटनाओं का जिक्र है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे अच्छा काम करता है। मतलब हर कहानी के लिए सही ढांचा चुनना बहुत ज़रूरी है। एक बार कहानी की दिशा मिल जाए तो फिर हम उसे छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में बांट देते हैं। ये बिल्कुल एक रोड मैप बनाने जैसा है जो देखने वालों को कहानी में कदम दर कदम आगे ले जाता है। हमारी टीम में एक बात कही जाती है, सेक्शन के जो टाइटल होते हैं वो देखने वालों के लिए रोड मैप हैं। ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये ऐसे बनाए जाते हैं ताकि दिलचस्पी बनी रहे और ये पता चले कि आगे क्या आने वाला है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा सोर्स मटेरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में है, तो हम उसे क्या क्या चाहिए और ये होता कैसे है जैसे सेक्शन में तोड़ देंगे। इससे एक लॉजिकल फ्लो बन जाता है जो इतने मुश्किल विषय को भी आसान कर देता है। और इसके बाद आता है विजुअल स्टोरी टेलिंग का काम। यहाँ हम स्लाइड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कहानी जिंदा हो उठे, जहाँ हर स्लाइड अपने आप अगली स्लाइड की तरफ ले जाए। हम खास मकसद के लिए स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना हो तो हम एक सवाल से शुरू करके उसकी परिभाषा दे सकते हैं। कोई तर्क रखना हो तो टेक्स्ट के साथ एक चार्ट दिखा सकते हैं ताकि बात का वजन बढ़ जाए। और यही हम वापस अपनी आज की असलियत पर आते हैं। हमने कहानी ढूंढने, रोड मैप बनाने और विजुअलाइजेशन की पूरी प्लानिंग देख ली, लेकिन एक गड़बड़ है।
हमारी पूरी प्रोसेस तैयार है, ब्लूप्रिंट बन चुका है, पर ये एक शानदार रेसिपी जानने जैसा है जिसमें सबसे जरूरी चीज ही गायब हो। बिना उस मेन इंग्रेडिएंट के सब कुछ बेकार है। सारी बात आकर इसी एक चीज पर अटक जाती है। सिर्फ एक चीज की कमी है जो इस पूरे प्रोडक्शन को रोके हुए है, और वो है सोर्स मटेरियल। हमारे एक प्रोड्यूसर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, कहानी एक कंकाल की तरह है और फिलहाल हमारे पास जोड़ने के लिए एक भी हड्डी नहीं है। और बात बिल्कुल सीधी है, खालीपन से कोई ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस खाली दस्तावेज के अंदर आखिर कौन सी कहानी बंद है? कौन से आइडिया, कौन सा डेटा है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है? जब तक हमें सोर्स नहीं मिलता, ये कहानी एक अनकही कहानी ही रहेगी। कभी सोचा है कि कुछ टीमें महीनों का काम सिर्फ बस 5 दिनों में कैसे पूरा कर लेती हैं? आज हम उसी गुप्त हथियार को समझने वाले हैं जो गूगल जैसी कंपनियों को बड़ी-बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। अच्छा, इस क्रांतिकारी तरीके की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए 100 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं, नॉर्थ कैरोलिना के ठंडे तट पर, जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। सोचिए, माहौल कैसा होगा। हवा में उम्मीद भी है और डर भी। 3 साल की न जाने कितनी नाकामयाबियां, कितनी मेहनत, सब कुछ बस इसी एक पल पर टिकी है। क्या वो उड़ पाएंगे या एक बार फिर जमीन पर आ गिरेंगे? और फिर वो हो गया। पूरी दुनिया ने जैसे अपनी सांसें थाम ली। 12 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 12 सेकंड के लिए वो हवा में थे, लेकिन उन 12 सेकंड ने हमेशा के लिए इंसान की सोच की सीमाओं को बदल कर रख दिया। तो क्या ये बस 2 भाइयों की बेमिसाल प्रतिभा का कोई चमत्कार था, या फिर उन्होंने कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा तरीका खोज निकाला था जिससे कोई भी अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, राइट बंधुओं ने अनजाने में ही एक ऐसी प्रोसेस की नींव रख दी थी जो आज सिलिकॉन वैली का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है, और उसे कहते हैं द स्प्रिंट। तो आखिर ये स्प्रिंट है क्या भला? एकदम सीधी भाषा में कहें तो ये 5 दिनों का एक फ्रेमवर्क है। एक ऐसा तरीका जिससे टीमें बड़े से बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकती हैं, वो भी महीनों के बजाय सिर्फ 1 हफ्ते में। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। राइट बंधुओं ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उन्होंने असल में उड़ान की समस्या को हल करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का आविष्कार किया था। स्प्रिंट का भी यही मूल मंत्र है। ये प्रोडक्ट से पहले प्रोसेस पर फोकस करता है। और शुरुआत में इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे केक बनाने के लिए रेसिपी को फॉलो करना जरूरी है ना, ठीक वैसे ही शुरुआती स्प्रिंट्स में नियमों को मानना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो एक स्प्रिंट चलाने के लिए तैयार हैं? अरे रुकिए, असली जादू तो उन 5 दिनों की रेस से पहले की तैयारी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि एक सफल स्प्रिंट के लिए स्टेज कैसे तैयार किया जाता है। तो ये हैं कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले एक बड़ी और ज़रूरी चुनौती चुनें। फिर एक डिसाइडर होना चाहिए, यानी वो इंसान जिसके पास फाइनल फैसला लेने का अधिकार हो, ताकि बहसें कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा ना हो। टीम छोटी होनी चाहिए, 7 लोग या उससे कम। और सबसे ज़रूरी बात, पूरे 5 दिनों के लिए फुल फोकस, मतलब कोई लैपटॉप नहीं, कोई फ़ोन नहीं। ठीक है, तो स्टेज सेट है, टीम तैयार है, अब असली एक्शन का टाइम है। चलिए इस 5 दिन की मैराथन के हर दिन के अंदर झांक कर देखते हैं। ये रहा पूरे हफ्ते का खाका। सोमवार को प्रॉब्लम का नक्शा बनता है, मंगलवार को सॉल्यूशंस के स्केच तैयार होते हैं, बुधवार को फैसला लिया जाता है, गुरुवार को प्रोटोटाइप बनता है और शुक्रवार को असली कस्टमर्स के साथ उसकी टेस्टिंग होती है। हर दिन का एक बिल्कुल क्लियर गोल है। तो सोमवार को सब लोग एक साथ बैठते हैं और प्रॉब्लम की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। टीम एक लंबा लक्ष्य तय करती है और एक्सपर्ट से बात करके समस्या के हर पहलू को बारीकी से समझती है। अब मंगलवार को हम आइडियाज की दुनिया में गोता लगाते हैं, लेकिन वो शोर शराबे वाली टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग को भूल जाइए। यहाँ हर कोई एक शांत कलाकार की तरह काम करता है, अकेले में अपने सॉल्यूशंस को स्केच करता है। बुधवार ये हफ्ते का सबसे जरूरी दिन है, फैसले का दिन। इसी दिन बिखरे हुए आइडियाज को एक दिशा मिलती है और ये पक्का किया जाता है कि सबसे अच्छा आइडिया जीते, ना कि वो जिसकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हो।
और ये फैसला भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले सारे स्केच एक आर्ट म्यूजियम की तरह दीवार पर लगा दिए जाते हैं। फिर टीम चुपचाप डॉट्स के साथ वोट करती है और आखिर में डिसाइडर अपने सुपर वोट का इस्तेमाल करके फाइनल फैसला लेता है। ये तरीका ग्रुप थिंक को रोकता है। गुरुवार को हम आइडियाज को हकीकत का रूप देते हैं। यहाँ लक्ष्य कोई परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक मुखौटा तैयार करना है, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो असली दिखे और महसूस हो, ताकि हमें सच्ची फीडबैक मिल सके। प्रोटोटाइप के पीछे की जो सोच है उसे समझना जरूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रोटोटाइप सीखने का एक जरिया है, इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद बस इतना है कि टेस्टिंग हो सके। और फिर आता है शुक्रवार, यानी सच्चाई का दिन। स्प्रिंट का असली नतीजा तब निकलता है जब प्रोटोटाइप को टारगेट कस्टमर्स के सामने रखा जाता है और उनकी सीधी, सच्ची और खरी खरी राय सुनी जाती है। और यहाँ एक जादुई नंबर सामने आता है, 5। जी हाँ, रिसर्च कहती है कि सिर्फ 5 कस्टमर इंटरव्यू के बाद ही बड़े और ज़रूरी पैटर्न उभरने लगते हैं। इससे टीम को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो सवाल उठता है कि इस 5 दिन की प्रक्रिया में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है? इसका राज कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स में छुपा है जो हमारे काम करने के नॉर्मल तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग के शोर शराबे को भूल जाइए। स्प्रिंट एक साथ अकेले काम करने के सिद्धांत पर चलता है। ये एक तरह की शांत क्रांति है जहां एक इंसान की गहरी सोच को ग्रुप की ताकत के साथ जोड़ा जाता है ताकि सिर्फ बेहतरीन आइडियाज ही सामने आ सकें। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। पहली उड़ान के एक चश्मदीद जॉन टी डैनियल्स के इन शब्दों से पता चलता है कि ये किस्मत नहीं बल्कि एक प्रोसेस और अटूट विश्वास का नतीजा था। तो अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसे महीनों से टाला जा रहा है? जरा सोचे, क्या हो अगर उसे अगले सिर्फ 5 दिनों में परखा जा सके? स्प्रिंट यही ताकत देता है।